करें, वीडियो लाइक अवश्य कर दें। ठीक, अगर पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आज के क्लास में। ठीक, आज की क्लास में पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, फुलकारी क्या है। ठीक, तो फुलकारी क्या है या कितने प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो वस्त्र अलंकरण से संबंधित प्रश्न हैं बच्चों, ये सभी प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जो टेट, सुपर टेट और सीटेट का पेपर, सीटेट में पूछा भी गया था कि फुलकारी कहाँ की कला है। ठीक, फुलकारी कौन सी कलाकारी कहलाती है, कहाँ की कला है। ठीक, तो ये प्रश्न आपका टेट सीटेट में भी आता है। तो आइए जानते हैं फुलकारी में क्या होता है और फुलकारी आपके वस्त्र अलंकरण में किस तरह से वस्त्र को सुसज्जित करता है। ठीक, तो पहला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। फुलकारी दो शब्दों के मिलने से बना है, आप सब कमेंट करते रहिएगा। फूल और कारी, फूल प्लस कारी, और फूल का अर्थ फूल तथा कारी का अर्थ है काम, अर्थात फूलों का काम। ठीक, फुलकारी का मतलब होता है कि फूलों का काम। ठीक, फुलकारी के शब्दों में यह लोक मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है कि पंजाब में जब किसी के घर लड़की पैदा होती है, अगर किसी के, पंजाब के कल्चर है ये, ठीक, पंजाब के कल्चर में अगर किसी के घर पे लड़की पैदा होती है तो उसी समय से घर की महिलाएं ननिहाल तथा दादी हाल दोनों पक्षों की मिलकर इस एक चादर की क्या करती, इस एक चादर को बनाती थी। जब लड़की की शादी के बाद विदाई होती थी तो उस समय उसकी डोली पर लड़की का मामा उसे डालकर विदा करता था। अगर मायके में जैसे कि लड़की की जब शादी होती फिर उसके बाद लड़की पैदा होती है तो उसके ननिहाल और ससुराल दोनों, ददीहाल ननिहाल, ठीक, ददीहाल का मतलब होता है दादी का घर, ननिहाल का नानी का घर, दोनों पक्ष मिलकर एक चादर बुनते हैं और वो फुलकारी फूलों जैसी होती है और वही चादर विदाई के समय उसके मामा डोली पर लगाते हैं। ठीक, बिटिया की डोली पर सजाते हैं। ठीक, फुलकारी के लिए सदा खद्दर का प्रयोग होता है, खद्दर के कपड़ों का प्रयोग होता है फुलकारी बनाने के लिए। विशेष प्रकार के सुंदर कामों में हलवान नाम के महीन खद्दर का प्रयोग होता है। सभी तरह के काम में सफ़ेद, नीला, गेंदाई फूल, नारंगी, गुलाबी और हरा पटका रेशम प्रयुक्त होता है। फुलकारी के डिज़ाइन में ज्यामितीय व फूल वाले डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक, ज्यामितीय में त्रिकोणाकार, चौकोर, आड़ी व खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बहुत फास्ट हम कवर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, फुलकारी के प्रकार, फुलकारी के कितने प्रकार हैं आइए जानते हैं। पहला होता है चोप। ठीक, यह नानी द्वारा अपने नातिन की शादी के समय उपहार स्वरूप दी जाती है। ठीक, यह कुछ स्टीच जैसे दिखाई देती है, यह बॉर्डर व किनारे पे बनाया जाता है। ठीक, इतना याद कर लो बस। यह दुल्हन को सजाने में महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है। ठीक, चोप का एक कोने में नज़र बूटी बनाई जाती है जिससे दुल्हन को किसी की बुरी नज़र न लगे, जो नानी के द्वारा बनाया जाता है। सुभर क्या है, यह लाल रंग की कड़ी फुलकारी होती है जिसे वधू को अग्नि के साथ फेरे लेते समय उड़ाया जाता है। इसमें बीच में व चारों किनारों पर 5-5 मोटिव बनाए जाते हैं। ठीक, तिलक क्या है, तिलक में काला या नीला खद्दर व में पीला, क्रिसमस, लाल रेशम धागों का उपयोग किया जाता है। इस मोटिव में घरेलू सामान जैसे कंघा, पंखा, जूता, रुमाल व फूल उपयोग में लाए जाते हैं। इन सभी का उपयोग करके चादर को तैयार किया जाता है। ठीक, शीशेदार फुलकारी रेशम के साथ छोटे वृत्ताकार शीशे की बस होल टाँके द्वारा बनाए जाते हैं। हरियाणा में फुलकारी में कांचों को बैठाया जाता है या कासीदा पर भावरवादार होता है। जो आपने भी कहीं ऐसी साड़ियाँ पहनी होंगी, सूट जो भी हैं, तो उसमें कांच लगे होते हैं। ठीक, कढ़ाई के द्वारा उसमें जड़ा जाता है। ठीक, तिलपटरा, तिलपटरा क्या है, यह सबसे घटिया किस्म की होती है। ठीक, यह त्योहारों आदि पर नौकरा चाकरों को देने के लिए बनाई जाती है, नौकर चाकरों को। ठीक, कासीदे में बिखरे तिल के समान दूर दूर कासीदाकारी की जाती है। थिरमा क्या है, यह कासीदाकारी आमतौर पर सफ़ेद खद्दर पर कढ़ी जाती है। इसमें दोनों तरफ 2 खड़ी पट्टियाँ हरे रंग के धागे से हेरिंग बोन टाकों द्वारा बनाई जाती हैं। और सांची फुलकारी क्या है, इसमें प्रतिदिन के कार्य जैसे खेतों में काम करते हुए हुक्का और
फावड़ा वगैरह ये सब यूज़ किए जाते हैं, ये सांची फुलकारी कहलाते हैं। तो मतलब कि आपका 7 होते हैं फुलकारी, 7 प्रकार की होती हैं। पहला होता है चोप, दूसरा सुभर, तीसरा तिलक, चौथा शीशेदार फुलकारी, तीसरा पांचवा तिलपत्रा, 6 है थिरपास, 7 है सांची फुलकारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, सब कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक, रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। हम आपके कमेंट को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कमेंट लेंगे तो यहाँ पे आपका कमेंट ही शो करने लगता है, तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम कमेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक, ओके, तो आप सब कमेंट करते रहिएगा, हम लास्ट में ज़रूर देखेंगे। रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और बात याद रखना, बीच में बिल्कुल मत स्किप करना, पीछे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, आई होप वो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक, रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन। रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? रंग का प्रयोग वस्त्र के उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए किया जाता है। ठीक, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना पढ़े हो। जैसा कि कुछ बच्चे कमेंट किए थे, मैम 3rd पेपर पर काफ़ी अलग था, जो मैच नहीं कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस से ही पढ़ाया जाता है, तो सिलेबस का ही प्रश्न आता है, तो सिलेबस का प्रश्न होता है, तो प्रश्न आप स्वयं लिख सकते हो। ये जैसे पढ़ रहे हो, रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, तो अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, रंगाई करते समय किन किन तरीके से की जाती है, किस तरह से करेंगे, किस प्रकार करेंगे, और किन किन अवस्थाओं में करेंगे। ठीक, किस किस प्रोसेस से गुजरना, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है रंगाई करने के लिए, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, पर उसका आंसर यही होगा। ठीक, तो समझ चुके होंगे कि वस्त्र को रंगने से पूर्व उचित होगा कि वस्त्र पर रंगने की प्रक्रिया ज्ञात कर ली जाए। ठीक, ये सब ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना नहीं, इससे कम ही कर देंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। कताई से पूर्व रंगना, सबसे पहले आप कताई करेंगे। कुछ वस्त्र होते हैं कटाई से पूर्व ही रंग लिए जाते हैं, क्योंकि रॉ स्टेक ड्राइंग, जिसे हम बिना बुने हुए रेशों का रंगना। ठीक है, ऊन, रुई, लिनन तथा कच्ची रेशम आदि के रेशों को रंग के घोल में डाल दिया जाता है तथा उन्हें उस घोल में खूब हिलाया जाता है। इस विधि से रेशों में रंग अच्छी तरह प्रवेश कर लेता है। उसके उपरांत क्या होता है, बर्तन में से निकाल कर सूखने डाल दिया जाता है। यह विधि कम खर्चीली होती है, किंतु वस्त्र रंगाई के समान पूर्ण नहीं होती है। ठीक, थोड़े बटे हुए ऊन का रंगना, जिसे हम टॉप ड्राइंग बोलते हैं, यह रंगाई ऊन के रेशों की कंघी करने की प्रक्रिया के उपरांत होती है, और इस रंगाई में ऊन की लच्छियों को एक डंडे पर लटका दिया जाता है और डंडे को रंग के बर्तन पर रख दिया जाता है, और तब डंडे को घुमाया जाता है। थोड़े ये आप अपने घर में पूछेंगे, आपकी दादी ओदी होंगी तो वो बता देंगी कैसे किया जाता था थोड़े बटे हुए ऊन का रंगना। ठीक, तो आधा ऊन कलर किया जाता था, आधा ऊन ऊपर रह जाता था, आधा ऊन कलर हो जाता था। ठीक, फिर बुनाई से पूर्व रंगना, अभी तो आपका कटाई से पूर्व था, अब बुनाई से पूर्व। ठीक, सभी प्रकार के रेशों के धागों को रंगा जा सकता है। ठीक, रंगा जा सकता है। साधारणतः रुई और लिनन को धागे या सूत की स्थिति में ही रंग लिया जाता है। इन धागों की लच्छियों को भी एक डंडे पर टांग कर उसे रंग के बर्तन पर रख दिया जाता है। फिर इस डंडे को लगातार घुमाया जाता है, जिससे धागा पूर्ण रूप से रंग को सोख लेता है और रंगाई के उपरांत लच्छियों को सूखने के लिए फैला देते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है बुनाई के उपरांत रंगना। ठीक, बुनाई के उपरांत में वस्त्र का रंगना सबसे पहले आता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस विधि से किसी भी प्रकार के रेशों से बुने हुए वस्तु की रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रंग उतने पूर्ण रूप से रेशों में प्रवेश नहीं कर पाता जितना कि ऊपर वर्णित प्रणालियों में हो जाता है। इस रंगाई के वस्त्र को एक रोलर पर लपेटकर रंग के घोल के बर्तन में उस समय तक रखा रहने देते हैं जब तक कि वह रंग को पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर लेता है। ठीक, उसके बाद आता है क्रॉस रंगाई, जिसे हम क्रॉस रंगाई कहते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस रंगाई में क्या होता है बच्चों की मिश्रित धागे से बने हुए रुई, ऊन, रेयान आदि के वस्त्र इस विधि में रंगे जाते हैं। ठीक, ये याद रखना इतना, ऊन, रुई, रेयान, ठीक, रंगे जाते हैं। ऐसे वस्त्र में 2 प्रकार के धागे होने के कारण 2 बार रंगा जाता है। पहली रंगाई में
उस रंग का प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार के धागे के लिए उपयोगी हो, तथा दूसरी रंगाई में दूसरी बार में दूसरे प्रकार के धागे के उपयुक्त रंग को काम में लाया जाता है। कभी कभी मिश्रित धागे से बने वस्त्र को एक ही बर्तन में रंगने को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रत्येक धागा अपनी अपनी सदृश्यता का रंग सोख लेता है। यह एक धागा रंगीन हो जाता है तथा दूसरा रंग रहित बना रहता है। ठीक, बंधेज रंगाई की विधि समझाइए। तो बंधेज रंगाई की विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। तो बंधेज रंगाई आपने देखा होगा, आपने हो सकता है प्रैक्टिकल के लिए बनाया भी होगा बीए में। तो बंधेज रंगाई जो टाई एंड डाई की चद्दर बनवाई जाती है वो है। ठीक, बंधेज बांध करके, कभी कंचा बांध करके, कभी सिक्का बांध करके, कभी कोई भी पत्थर की छोटी छोटी गिट्टियाँ बांध करके पेंट किया जाता है, यही है। ठीक, वस्त्र को छापने की बंधेज या टाई या डाई और डाई विधि प्राचीन काल से चली आ रही। ठीक, परंतु इसका अधिक प्रचलन 6वीं शताब्दी से हुआ है। सर्वप्रथम इसका प्रचलन भारत, चीन, जापान व इंडोनेशिया में हुआ। इसके प्रमाण भी मिले हैं कि इसका प्रचलन प्राचीन काल में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आदि देशों में भी था। ठीक, जापान में इसकी कला को शिबोरी कहते हैं। जापान में इसकी कला को क्या कहते हैं, शिबोरी कहते हैं, जबकि अपने यहाँ टाई एंड डाई कहते हैं और बंधेज या टाई एंड डाई कहते हैं। ठीक, ओके। तथा वहाँ इसे हस्त निर्मित कागज़ पर बनाया जाता है, जिसे नाइजीरिया में इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बीजों को कपड़े पर रखकर उन्हें चारों ओर से धागे से कसकर बांधकर इंडिगो रंगों में रंग दिया जाता है। गुजरात राजस्थान में बारीक मलमल पर धागों को गोल के रूप में कसकर बांधा जाता है। ठीक, ये यहाँ पर जानते हैं उपयुक्त वस्त्र का चयन कैसे करेंगी। बंधेज, अगर बंधेज पेंटिंग कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, तो उसमें वस्त्रों का चयन कैसे करेंगे। बंधेज द्वारा कपड़ा तैयार करने के लिए उपयुक्त कपड़ों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कपड़े का रंग पक्का होना चाहिए। इसके लिए सूती कपड़े होने चाहिए, जैसे लोन, क्रैविक, मलमल, पॉपलिन, खादी तथा सिल्क व लिनन आदि अधिक उपयुक्त होते हैं। इन कपड़ों को रंग आसानी से चढ़ जाता है, जिससे नमूने सुंदर बनते हैं। नायलॉन व अन्य सिंथेटिक कपड़े इसके लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि इन पर रंग नहीं चढ़ता है। कपड़े को प्रयोग करने से पहले भली प्रकार धो लें, ताकि उसकी माड़ पूर्णतः निकल जाए व उस पर रंग भली प्रकार चढ़ जाए। इसके लिए कपड़े को गीला करके प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गीले कपड़ों को मनचाहे रंग से सरलता से मोड़ा जा सकता है, जिन रंगों का प्रयोग कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। बंधेज की प्रक्रिया क्या होती है, पहले मोड़ना होता है, फिर बांधना होता है, फिर रंगना होता है। आप कैसे मोड़ेंगे, आप बताइए स्वयं से। आप इतना पता है, कंचा रखेंगे, बंधेज का पहला चरण इच्छित मोड़ कर कहाँ पे डिजाइन बनाना है, किस तरह से बनाना है, उस तरह मोड़ेंगे। फिर ब्रश बनाने में कपड़े की छतरी की तरह, जैसे कपड़े की छतरी होती है, आप देखे हो ना छाता, उसमें ऊपर का पार्ट होता है, वैसे मोड़ कर बीच से बांधते हैं, फिर उस पर नमूने बनाए जाते हैं। ठीक, सरल नमूना है। ठीक, उसके बाद बांधना, मोड़ने के बाद बांधना आता है। फिर आप रस्सी से उसको बांधेंगे, किसी या इलास्टिक से बांध सकते हैं, जिससे आप टाइट बांध सकें। फिर बांधने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धागा है, ऐसे आप भी लिख सकते हो। ठीक, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इतना याद रखना, और बीच बीच में कमेंट करते रहा करिए, जिससे आपको आपके स्वयं के कमेंट के द्वारा ही याद हो जाएगा, क्योंकि आप जो कमेंट में लिखते हो वो याद रहता कि मैंने मैम को ये कमेंट किया था, है ना। तो किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा था, मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ नहीं पाते। तो बच्चों याद रखना, आप इतना खर्च कर रहे हो, आप पढ़ाई करो, मन से करो। अगर तब भी नहीं मन लगता तो खुद को एक चाटा खींच के मारो। एक चट्टा मारोगे जैसे सर पे, तो वैसे ही याद आ जाएगा कि हमें पढ़ना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रबर बैंड, कपड़े पर बांधने की प्रक्रिया में रबर बैंड की भी आवश्यकता पड़ती है, और जिनको नहीं पढ़ना है वो पढ़ाई छोड़ दें, और जिनको कुछ करना है वो अपने आप को उससे जोड़ें, और नहीं जुड़ रहे हैं तो कैसे ना जुड़ें। अपने आप खुद स्वयं सोचें, हम कैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, मेरी ऐसी क्या कमी है। अगर उस कमी को दूर करने के लिए मैंने बताया ना, एक चाटा मारें सर पे, बस
खुद से पता चल जाएगा कि एक चाटा लगने से खुद दर्द होगा, खुद महसूस होगा, खुद आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, तो रबर बैंड से भी बांध सकते हैं, क्लिप या पिने से भी, प्लास्टिक की सीट या थैली से भी। फिर रंगने की प्रोसेस ये पढ़ लेते हैं। रंगने के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी, जैसे रंग मिश्रित करने के लिए बाल्टी रखना पड़ेगा, मुख्य रंग के लिए एक बड़ा बर्तन तथा सहायक रंगों के लिए छोटे बर्तन को रखना होगा। हाथों को रंगों से सुरक्षित रखने के लिए रबर के दस्ताने रखने होंगे, जो ग्लव्स होते हैं। ठीक, कपड़ों को रंग के धब्बों से बचाने के लिए एप्रन रखना होगा। ठीक, एप्रन पहन लेंगे तो कपड़े का जो कलर होगा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक, रंगने के बाद उबालने के लिए एक बड़ा बर्तन के पास साबुन रखना होगा। रंग गर्म करने पर उबालने के लिए स्टोव या गैस होना चाहिए। मेज़ व बिछाने के लिए पुराने अखबार के कागज़ होने चाहिए। बिजली के प्रेस होने चाहिए। रंग नापने के लिए चम्मच होने चाहिए। रंग में कपड़े को डुबोने के लिए चिमटा होना चाहिए। धागा आदि काटने के लिए कैंची होनी चाहिए। ये रही आपकी प्रोसेस और ये रहे आपके वस्तु। आप रंगने से पहले इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा रख लें, फिर रंगने की तैयारी करें। ठीक, रंगने की विधि क्या है, आइए विधि भी बता देते हैं। रंगने की विधि आसान एवं साधारण होती है। इसमें रंग तैयार करना महत्वपूर्ण होता है। इसके रंग पाउडर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें किसी रसायन या जल में घोलकर लेई के समान बनाया जाता है। तत्पश्चात इस लेई को ठंडे पानी में घोल लिया जाता है। जब अम्लीय रंगों का प्रयोग रेशमी या ऊनी कपड़ों पर किया जा रहा हो तो इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिड भी मिला लें। जो एसिटिक एसिड होता है उसे भी मिला लें। ठीक, और रंग तैयार करना। अब बताइए रंग कैसे तैयार करेंगे। आप रंग तैयार करने के लिए तांबे या एनेमल युक्त बड़े आकार का बर्तन लेकर उसमें रंग को गर्म किया जाए। रंग डालने के लिए इतना पानी लें जितना कपड़े को पूर्ण रूप से डुबोने के लिए आवश्यक हो, या अन्यथा रंग धब्बों के रूप में चढ़ेगा। ठीक, रंग के हल्केपन व गहरेपन की दृष्टि से रंग की मात्रा जल में डालें। रंग में डालने से पूर्व कपड़े को गीला अवश्य कर लें। ऐसा करने से वह रंग को आसानी से वह समान रूप से सोख लेगा। ठीक, रंगने की प्रक्रिया क्या है, रंगने की प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप रंगेंगे। पहले पानी को पर्याप्त रूप से गर्म करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पानी हम गर्म कर लें। फिर उसके बाद रंग की तैयार की गई लेई जो पेस्ट है रंग की, ठीक, रंग की पेस्ट को गर्म पानी में भली प्रकार मिला लें व हिलाएं। फिर उसके बाद क्या करें, रंग को पक्का करने के लिए एक मुट्ठी खाने का नमक रंग के पानी में मिलाएं। अगर सूती वस्त्र रंग रहे हैं तो अगर पानी में नमक ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है। ठीक, तो नमक ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद कपड़े को रंगने से पूर्व उस पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए किसी बेकार कपड़े आवाज़ नहीं आ रही है शालिनी पाठक, कमेंट करें। आवाज़ आ रही है, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, आप सब कमेंट करें। शालिनी पाठक, आपने कहा आवाज़ नहीं आ रही है और दिख भी नहीं रहा है, तो कमेंट करें। आपको दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्या करेंगे आप, नमक को ऐड करेंगे। फिर उसको पानी में मिलाने के बाद होर आता है, कपड़े को रंगने से पूर्व उस पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए किसी बेकार कपड़े उसी कपड़े की पट्टी को रंग में डुबोए व सूखने पर उस रंग को देख लें
यदि आप रंग के प्रभाव से संतुष्ट हों तभी रंगे जाने वाले कपड़े को सारे पानी में गीला करके रंग के बर्तन में डालें। ठीक, उसके उसके बाद आता है कपड़े को उस बर्तन में अच्छी तरह डुबोएं, फिर उस ऊपर निकाल कर इसे पुनः उसी बर्तन के रंग में डुबोएं ताकि पूरे कपड़े में पर रंग अच्छी तरह से चढ़ जाए। इस क्रिया को लगभग 5 मिनट तक दोहराएं। ठीक, उसके बाद रंग के घोल में 1 चम्मच कपड़े धोने का सोडा मिलाएं व कपड़े को रंग में धीरे धीरे हिलाएं। सोडा कपड़े पर रंग विशेषकर पीले व लाल रंग को की रंगत में सहायक होता है। तो बच्चों आप सब ज्वाइन करें। ठीक, आप सब क्लास ज्वाइन करें जिससे आप सभी का सपोर्ट रहेगा। फिर हम जल्द ही आप सब के सामने लाइव क्लास लेंगे। ठीक, जैसा कि आप सबको पता है डिजिटल बोर्ड लेने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता है। ठीक, तो अगर आप सभी का बच्चों, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। ओके, तो लाइव क्लास आसानी से चलेगी। तो आप सब ज़रूर क्लास ज्वाइन करें। आप सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल जो ज्वाइन बटन है वहाँ पर क्लिक करें और ये बटन क्लिक करें और ज्वाइन करें क्लास। ठीक, तो सिल्वर क्लास में आप सबको लाइव क्लास दी जाएगी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे ही आपका ये पेपर कंप्लीट होता है, क्योंकि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में उतना टाइम नहीं मिला आप सबको पढ़ने के लिए, तो आप सब जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल तो अभी तो बुक नहीं आई है। बुक ना होने के बावजूद भी मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है सिलेबस तो मेरे पास है ही। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेरे पास ऐसी कई बुकें हैं जो नेट यूजीसी नेट होम साइंस से है, टीजीटी पीजीटी से है, और भी विगत वर्ष की बुक है एमए, और ये सभी बुक जैसा आपके सिलेबस में रखा जाएगा वैसे प्रश्नों को ढूंढकर हम आप सबको पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये रहा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ज्वाइन करें और बाकी आप सबकी इच्छा, क्योंकि इसके बाद लाइव क्लास वही देख पाएगा जो मेंबरशिप रहेगा। 1 महीने तक लाइव क्लास चलेगी। जो क्लास ज्वाइन किए रहेंगे उन्हीं के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक, उसके बाद आप सबको क्लास मिलेगी। ओके, तो लाइव क्लास लेने के लिए और क्लास ज्वाइन करने के लिए जल्द ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न। इसके बाद अब हम देखते हैं, आप इतना तो समझ चुके होंगे, फिर सुखाना पड़ता है, फिर गांठे को खोलना पड़ता है। आप जब डाई की चादर बना रहे हैं फिर उसको सुखाएंगे, कलर करने के बाद फिर उसको जितनी भी कंचा वगैरह लगाए हैं उसे खोलेंगे, गांठें खोलेंगे, फिर देखेंगे अच्छा है, फिर उसको प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका वस्त्र तैयार हो जाएगा। ठीक, तो लाइक तो बहुत कम लोग करते हैं, लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक, क्योंकि लाइक बहुत कम है। सॉरी बच्चों। आइए नेक्स्ट है बाटिक की कार्य विधि बताइए। बाटिक प्रिंटिंग जो होती है, बाटिक प्रिंटिंग आप जानते हो? बाटिक प्रिंटिंग में इसकी क्या कार्य विधि है? तो बाटिक प्रिंटिंग की कार्य विधि है, बाटिक एक प्राचीन कला है जिसका प्रयोग मिस्र व ईरान के कलाकार करते हैं। यहाँ के नहीं, मिस्र व ईरान के, जबकि अब तो आपके देशों में भी है। इन देशों के लोग बाटिकीय वस्त्रों को पहनना करते थे। जापान, मध्य व दक्षिण एशिया, अफ्रीका व यूरोप के कुछ भाग बाटिक की सभ्यता के केंद्र थे। चीन में यह कला 7वीं शताब्दी से तथा भारत में इससे भी पहले से पाई जाती है। बाटिक मूलतः जैपनीज शब्द है जिसका आशय एक प्रकार के कपड़े पर डिजाइन बनाने के तरीके से है। ठीक, बाटिक है तो सामग्रियाँ क्या चाहिए? पहली तो वस्त्र पर मोम लगाना तथा दूसरी रंगना पड़ता है। ठीक, यही 2 प्रोसेस होते हैं। मोम लगाने के लिए पहले सामग्री चाहिए, जैसे मोम गर्म करने के लिए एल्युमिनियम व एनेमल युक्त बर्तन जिनमें पकड़ने के लिए हत्था लगा हो। ठीक, जैसे कि आपका फ्राई पैन होगा, फ्राई दान होगा। ठीक, जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं। स्टोव, गैस या बिजली का हीटर होना चाहिए। एक समतल मेज होनी चाहिए। एक एस्बेस्टस कपड़े की सीट जो आग से सुलझा है तो स्टोव के नीचे रखी जाती है। मोमबत्ती या सफ़ेद पैराफिन मोम होना चाहिए। बेरोजा होना चाहिए या पीला मोम होना चाहिए। एक लकड़ी का फ्रेम जिस पर कपड़े को पिन लगाकर मोम
किया जाए। ठीक, नमूना छापने के लिए ब्रश सांचे होने चाहिए। ठीक, रंगाई है तो सामग्री होनी चाहिए। अब इतना तो आप जान चुके कि मोम के लिए सामग्री, फिर उसके बाद रंगाई के लिए सामग्री। ये इतनी सामग्री मोम के लिए थी। जो आप मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक, वो मोम से बनी होती है। रंगाई है तो सामग्री क्या चाहिए? प्लास्टिक की बाल्टी या टब या मग होना चाहिए। टब सॉरी बच्चों, कांच या प्लास्टिक का नापने का यंत्र होना चाहिए। रबर के दस्ताने होने चाहिए। प्लास्टिक या रबर की सीट होनी चाहिए। विभिन्न आकार की प्लास्टिक के चमचे होनी चाहिए। काम करने के किए हुए वस्त्रों को ढकने के लिए अखबार या का कागज़, रंग मिलाने के लिए मग या अन्य कोई छोटा बर्तन होना चाहिए। कपड़ा की तैयारी, अब आप कपड़े की तैयारी कैसे करेंगी? ठीक, तो कपड़े की तैयारी अगर आप बना रहे हैं तो इसके लिए बाटिक की जानी है। उसे नमूना छापने से पहले बहते पानी के जल के नीचे इस प्रकार धोना चाहिए ताकि माड़ निकल जाए। ठीक, कुछ देर तो डुबो कर रखना चाहिए, फिर उसको अच्छे से धुलना चाहिए, तभी तो माड़ निकलेगा, है ना। बाटिक के लिए सूती, रेशम, वायल, नायलॉन, कैलिको आदि सर्वोत्तम होते हैं। ये वस्त्र याद रखना, यही वस्त्र बाटिक के लिए सर्वोत्तम वस्त्र होते हैं। जिन कपड़ों पर रंग अच्छी तरह नहीं चढ़े वे कपड़े बाटिक के लिए उपयुक्त नहीं होते। कपड़े को धोकर इसके बाद उस पर हल्की लाइनों को द्वारा नमूना चित्रित करके उसे भली प्रकार फ्रेम पर सुखा दें व लगा दें ताकि उस पर मोम आसानी से लग सके। मोम लगाने की क्रिया बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। मोम की एक भी फालतू बूंद गिर जाएगी तो पूरा नमूना खराब हो जाएगा। ठीक, खराब लगेगा, वह उससे हटाया नहीं जा सकता। मोम लगाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार की जानी चाहिए। पहला भाग होता है, एक भाग पीला मोम और 2 भाग सफ़ेद मोम या पैराफिन लेकर एक बर्तन में डाल दें। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए इस अनुपात को बदल कर पीला मोम 2 भागों व 1 भाग पैराफिन मोम लगा दें। ठीक, फिर उसके बाद मोम गर्म करें। जब वह गर्म हो जाए तब उसे बिरोचा डाल दें, इससे मोम मिल जाएगा। सफ़ेद मोम में बिरोचा की अधिक मात्रा डालनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत भंगुर होते हैं, परंतु पीले मोम में इसकी मात्रा कम होनी चाहिए क्योंकि ये स्वयं ही मिल जाता है। ठीक, उसके बाद मोम पर्याप्त तो गर्म होना चाहिए, फिर तभी कपड़े पर लगाएं। इसका परीक्षण पहले बेकार कपड़े पर कर लेना चाहिए। जितना भी कार्य कर रहे हैं आप, सबसे पहले इसका परीक्षण बेकार कपड़े पर कर लेना चाहिए। तो जल्दी जल्दी लाइक करिए। आप सब इतने लोग जुड़ते हो पर लाइक नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। आप सबको लाइक करना चाहिए, है ना, तो लाइक करिए। ठीक, क्रस जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही पढ़ लो, काफ़ी है। ठीक, पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। जिन स्थान पर कपड़े के मौलिक रंग को रखना है वहाँ पर ब्रश से मोम लगाएं। पहली बार मोम लगाने के बाद कपड़े को रंग लें, तत्पश्चात सूखने पर मोम लगाने की उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराएं और कपड़े को रखने में सावधानी बरतना। क्रैक्स का क्या है? क्रैक्स प्राप्त करना। क्रैक्स प्राप्त करने में मोम का विशेष महत्व होता है क्योंकि सफ़ेद मोम या पैराफिन द्वारा अच्छे क्रैक्स प्राप्त किए जाते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा बिरोचा मिलाना चाहिए। इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर जहां मोम लगाना हो, पेन द्वारा या ब्रश के पिछले सिरे से दरारें डाली जा सकती हैं। लंबाई चौड़ाई में मोड़ कर एवं धीरे धीरे मसल कर फिर क्रैक्स डाले जा सकते हैं। रंग में डुबोने से पूर्व कपड़े को ठंडे पानी में डुबा लेना चाहिए ताकि मोम कड़ी हो जाए। ठीक, वह अच्छे क्रैक्स हो जाए। कपड़े को रंगना। कपड़े को कैसे कलर करेंगे? बाटिक में रंगने की क्रिया ठंडे पानी में की जाती है क्योंकि गर्म पानी में मोम गर्म होकर छूट जाएगा। रंगते समय कपड़ा दबे नहीं, अन्यथा रंग अंदर जाकर नमूने को खराब कर देगा। ठीक, रंगने के पश्चात कपड़े को बहुत ठंडे पानी में धोकर सुखाने के लिए डाल दें।
ठीक, दोबारा मोम करने से पूर्व कपड़े की पूरी तरह सुखा लें। इस कपड़े को अंतिम रंग में रंगने तक दोहराएं, फिर गर्म पानी में डालकर उबाल कर मोम छुड़ा दें। ठीक, रंजक क्या है? वेंथोल विधि होती है रंजक की। बाटिक रंग मुख्यतः पाउडर के रूप में पाया जाता है। ठीक, ये रंजक मीन्स होता है रंग आपका। ठीक, बेंथॉल विधि, इंडिगो विधि। ठीक, तो ये सब आपके पास सीरीज है, पढ़ लीजिएगा। ओके, बहुत बड़ी क्लास नहीं करना चाहते हैं। मोम छुड़ाना, मोम कैसे छुड़ाएंगे? पानी गरम, पहले पानी को गरम करेंगे, फिर उसमें अगर डालेंगे वस्त्र को तो मोम ऐसे भी छूट जाएगा, साफ हो जाएगा। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए बाटिक विधि, बाटिक रंगाई में? तो बाटिक रंगाई में सावधानियां वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रश्न आ जाए बाटिक रंगाई में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो डिजाइन की रंग योजना हल्के से गहरे रंग की और हो। ठीक, रंगीन कपड़े पर सफ़ेद वस्त्र की अपेक्षा रंग के सेट कुछ अंतर रखेंगे। ठीक, वस्त्र को रंगने से पहले लगभग आधे घंटे तक साफ जल में डुबो ले ताकि रंग समान रूप से चढ़े। ठीक, रंगने के बाद वस्त्र को साफ पानी में अवश्य धोएं। कपड़े को धूप में नहीं सुखाएं। कपड़े को मोम उसकी सूखने के बाद छुड़ाएं। ठीक, पहले एक बार कलर करने के बाद उसको सुखा लें, तब उसके बाद कपड़े की मोम को छुड़ाएं। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। छपाई की विभिन्न विधियां बताइए। तो छपाई की कितनी विधि होती है? जल्दी से लाइक करिए। छपाई की कितनी विधि होती है? पहला होता है ठप्पा छपाई, जो आप जानते हो किस तरह से एक ठप्पा होता है, उस पर बनाया जाता है डिजाइन को और उसी को छापे जाते रहते हैं। पहले ऐसे मेहंदी लगती थी ना, कहीं मेले वेले में जाते थे तो वहाँ पर बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तब वहाँ पर जाते थे तो ठप्पा रखा रहता था और कुछ पैसे देने के बाद वो आपके हाथ में मेहंदी लगाते थे। ठीक, उसी ठप्पे से उस कलर में पहले उस ठप्पे को डुबोते थे, फिर उसके बाद आपके हाथ पे छाप देते थे। रोलर छपाई, रोलर छपाई जो होता है ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होता है, जिसमें मशीन के द्वारा छपाई की जाती है हाथ पे। ठीक, और यहाँ पे द्विअक्षी छपाई क्या है? द्विपक्षी छपाई, इस प्रकार की छपाई में वस्त्रों के दोनों ओर एक समान छपाई है। इसमें वस्त्र में बने हुए नमूने द्विपक्षी छपाई जान चुके। ब्लॉक छपाई क्या है? व्यंजक या निष्कर्ष छपाई क्या है? और रोधक छपाई क्या है? ठीक, ये सब पढ़ लेना। स्क्रीन छपाई क्या है? ओके, स्टेंसिल छपाई क्या है? बाटिक छपाई। ठीक, बाटिक छपाई मैंने बताया अभी। बंदेज छपाई भी बता चुके हैं। स्प्रे प्रिंटिंग छपाई, फुहार छपाई ये भी बता चुके हैं। तो राजस्थान की काश्तकारी का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में आए राजस्थान की काश्तकारी। ठीक, जो राजस्थान की काश्तकारी होती है, राजस्थान शब्द राजपूताना से लिया गया है। ठीक, राजपूताना से ये राजस्थान शब्द लिया गया है। ओके, तो लाइक करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान शब्द राजपूताना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां वीर राजा बसते थे। यह भारत के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण पश्चिम हिस्से में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। राजस्थान की कढ़ाई संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, रंग बिरंगे वस्त्रों पर रंग बिरंगे चटकीले रंगों के रेशमी धागों से कढ़े राजस्थानी लहंगा चुनरी दूर दूर के देशों में प्रख्यात है। यहाँ की कढ़ी हुई जूती एवं थैले की काफ़ी प्रसिद्धि है। ठीक, घोड़े ऊँट हाथी पर लगने वाले वस्त्रों को भी अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। राजस्थान की काश्तकारी के कई रूप हैं जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। ठीक,
राजस्थान की काश्तकारी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता लोक काश्तकारी, दूसरा धार्मिक काश्तकारी, तीसरा दरबारी काश्तकारी। ठीक, तो लोक काश्तकारी में मोची भारत आता है। ये सब मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, जा कर के देख लें वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो है। हीर भारत और बीड वर्क, मेयो कढ़ाई, धार्मिक काश्तकारी। ठीक, ये रही आपकी कढ़ाई। और धार्मिक काश्तकारी में पिछवाई काश्तकारी होती है, दूसरा होता है जैन काश्तकारी। यही 2 होती हैं आपकी। कढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, आप कढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो कौन कौन सी आवश्यक सामग्री का उपयोग करेंगे। तो पहला आता है आपका, तो जल्दी से लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला आता है मंजूसा, दूसरा धागे। और आप सब ज्वाइन बटन ज़रूर क्लिक करें जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड है, ज़्यादा नहीं, 16 रुपये 59 रुपये ही पे करना है और आपको रोज़ाना क्लास मिलती रहेगी। मंजूसा है, धागे है, सुइयाँ हैं, अंगुस्ताना है, कैंचियाँ है, फ्रेम है, कार्बन पेपर हुआ, पेंसिल हुआ, ट्रेसिंग कागज़ हुआ। ये इतने पार्ट होते हैं जो कढ़ाई करने के लिए उपयोगी होते हैं। फिर उसके बाद मार्किंग व्हील है, पिने हैं, टेलर चौक है, मापने का फीता है, नमूने तथा नमूने का फीता है। ये आपका मंजूसा जान लेते हैं। मंजूसा आपको नहीं पता होगा, जिसे हम वर्क बॉक्स कहते हैं। कढ़ाई के लिए आवश्यक सभी सामानों को एक साथ एक जगह रखना चाहिए ताकि वे सरलता से समय पर उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए किसी ढक्कन वाले डिब्बे, टोकरी अथवा हाथ से बनाए गए मंजूसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यही कहलाता है आपका मंजूसा। धागे आप जानते ही हो, धागे। सुइयाँ आप भी जानते हो, सुई से ही कढ़ाई करेंगे। ओके। फिर अंगुस्ताना जो उंगली पर पहनते हैं और फिर सिलाई करते हैं, इससे हाथ में चोट नहीं लगती है। ठीक, उसके बाद आता है आपका कैंची, फ्रेम क्या है, कार्बन पेपर, फिर पेंसिल, ट्रेसिंग पेपर, फिर मार्किंग व्हीलिंग, सॉरी बच्चों, मार्किंग व्हील, कढ़ाई के चरण, नमूने का चुनाव, नमूना उतारना, ये रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पटोला एंड चंदेरी साड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, चारों में से ये 4 टिप्पणियाँ हैं, इनमें से कोई भी टिप्पणी आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक, तो ये टिप्पणियाँ पढ़ लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे बच्चों।